नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपना। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारा पहला चैप्टर है वैसे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वीडियोस एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड हो रही है ना, तो उसमें नेक्स्ट बैठ रहा है। ठीक है, अगर किसी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करनी है जैसे, तो उसका पहला चैप्टर है वाला अपना। ठीक, पिछले साल 11th में वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, इस साल में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। डिफरेंस बस स्मॉल और लार्ज का होता है। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। ठीक है, पहले हम एक दुकान के बारे में पढ़ते थे, अब जो है पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे। ये फ़र्क है माइक्रो एंड मैक्रो में। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज। ठीक है, MAKROS। मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करवाती है हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं जिसको, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं हम। ठीक है, एज अ होल। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं तो प्राइस के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ के। उसके बाद डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमारे पास डिफरेंस ये है, देखो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ स्टडी। ये हमने पिछले साल जो पढ़ी थी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी पढ़ते थे, चॉइस पढ़ते थे। ठीक है, एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फार्म और इंडस्ट्री, मतलब एक चीज़ के बारे में, या तो बंदे मतलब पर्सन के बारे में, घर के बारे में, किसी दुकान के बारे में, या पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे, इट स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमी की बात करेंगे पूरे देश की। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसके अंदर वेरिएबल्स जो यूज़ होते थे, वेरिएबल्स मतलब क्या चीज़ें यूज़ होती थी, कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ाए जाते थे बेसिकली। अगर हम अपने अकॉर्डिंग याद करना चाहें तो चैप्टर्स के नाम क्या क्या थे। कंज्यूमर डिमांड था, ठीक है, था ना चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद सप्लाई था एक चैप्टर, एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। उसके बाद फिर इधर तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट यूजेस वेरिएबल्स सच एज, अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट है वही चीज़। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब ये होता है सम। तो टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर्स आएंगे आगे हमारे पास। उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट्स। इसमें मतलब एजेंट्स का मतलब जो डिसीजन लेता है वो कौन होता है, डिसीजन मेकर कौन है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन लार्जली बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोड्यूसर, जो ये दोनों थे। ठीक है, और इनका फोकस किस तरफ रहता है कि फ़ायदा कैसे हो। इकोनॉमिक, इसमें क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैसला लेते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, फुल फॉर्म में भूल गया वैसे, सेबी। ठीक है, एक ये है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI, सेबी एंड ट्राई। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आई थिंक सेबी शायद से। ठीक है, और इनका फोकस रहता है सोशल वेलफेयर की तरफ रहता है। माइंड से स्किप होगी ये सेबी की टर्म ना, चलो कोई बात नहीं, वैसे इतना यूज़ नहीं, हम सेबी लिख देंगे यहाँ पर तो एग्जाम्स में। उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब यहाँ पे सम किस चीज़ का होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फॉर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि जैसे हम बात करते हैं ना कि किसी प्रोडक्ट की बात कर लें, जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें, तो इसमें क्या है कि सिर्फ एग्रीगेशन सम कर देते हैं हम सभी फर्म्स का कि वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं एग्रीगेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इन ऑल द इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इकोनॉमी के अंदर जितनी भी यूनिट्स बन रही हैं सारी की सारी, उनका सभी का सम कर देना। उसके बाद एजम्पशन इसमें डिफरेंट होते हैं। कुछ वेरिएबल जिसको हम कांस्टेंट मानते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजिंग मानेंगे। इसका उल्टा इधर लिखना है, सर्टेन वेरिएबल दैट आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उल्टा लिख देंगे इसको हम। सेंट्रल इशू, अब इसमें क्या है, मेन इशू क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू। पहला चैप्टर पढ़ते थे ना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। इधर तरफ क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनाना है और एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, इसमें मेन फोकस इस पर होता है। उसके बाद मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं, और इधर की तरफ हम इसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ध्यान नहीं, अगर हम कोड बना लेना जैसे 20 से, तो हमारे पास एक ही पॉइंट है इसमें, बेसिस ऑफ स्टडी।
ठीक है। फिर उसके बाद सी से एक पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल इशू, डी से 2 पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, और डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, ई से 2 पॉइंट हैं इकोनॉमिक वेरिएबल और इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, और एक एम को अलग याद कर लेना, कोड रह गया था बनाना, तो ये ईजी रह जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी सी डी ई एम, सी से 2 पॉइंट, डी से 2 पॉइंट और ई से 2 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इसमें कोड बनाया था मैंने तेरे, TERE। ठीक है, टी से 3 पॉइंट है, फिर ई, फिर आर, फिर ई। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना ये बेसिकली चैप्टर्स ही हैं, बेसिकली जो हमने पढ़ने हैं, तो चैप्टर्स के नाम। स्कोप मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगी। ठीक है, यही चैप्टर्स के नाम होंगे ऑलमोस्ट हमारे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर होगा सबसे पहला, इसमें हम स्टडी करेंगे थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि किन वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और उसको सही करने के क्या तरीके हैं, एंड सजेस्ट पॉसिबल रेमेडीज़। रेमेडीज़ मतलब होता है कि उसको सही करने के सुझाव क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी में क्या है, हमने वैसे पढ़ दिया है चैप्टर ये वाला, मनी वाला, कि मनी कैसे क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ मनी या फिर क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। RBI सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करता है, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि महंगाई और मंदी कब आती हैं, ये चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल कैसा चल रहा है और उससे किस तरफ की लीड हो रही है, मतलब किस तरफ जा रहा है, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, ये डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप्स आते हैं इकोनॉमी में, तो उसकी स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाया जाता है, ये चैप्टर आएगा हमारे पास, और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। इट डील्स विद डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स लाइक्स GDP, NDP, ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद ये भी चैप्टर हमारे पास आएगा, गवर्नमेंट बजट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़, हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेशन कैसे होगा और मैनेज कैसे होगा। ठीक है, एंड इट्स वे ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा तीन थ्योरीज हो गई, एस्टिमेशन हो गया, रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। उसके बाद फिर अगला है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोड बन नहीं रहा था, ज़बरदस्ती का बनाया वैसे। ठीक है, ब्रैड पिट एक एक्टर है, ठीक है, तो उनके उस पर बना दिया मैंने, BRED बना और P से पिट। ठीक है, P इसमें 2 हैं, बस याद करने के लिए बनाया तुम्हारे कोड। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो यही चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें पहला पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा, तो लिंक्ड हो जाएंगे क्वेश्चन भी, अगर भूल जाओ ना एक आधा तो याद आ सकता है वैसे। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवील करता है कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी दुनिया के साथ कैसा रह रहा है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये शो करता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमें कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, R से। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, रोड मैप का हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है कि प्रोग्राम्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, बाय असेसिंग द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये जो हम स्टेबिलिटी इकोनॉमिक की अचीव करते हैं ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हम अचीव करते हैं, इट इज़ अचीव थ्रू, एक तो मॉनिटरी पॉलिसी ज़रूरी होती है सेंट्रल बैंक की, और एक फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी ज़रूरी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, इन दोनों से अचीव होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑफर होता है डिस्क्रिप्शन इन चीज़ों का, एक तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ाया जाता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, एक गवर्नमेंट बजट के बारे में। अगर ये देखो तो यही वाले 3 इसमें से पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट पी से हैं फिर हमारे पास, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवील्स करता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, और इसमें मैक्रो मॉडल्स यूज़ होते हैं।
वर्ड याद कर लेना बस, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस वर्ड याद कर लेना, मैक्रो मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स एक तरह से मतलब एक तरह से पॉलिसी टाइप कह सकते हैं कि पॉलिसी बना दी कि हाँ इसको कैसे करना है, वही चीज़ मैक्रो मॉडल होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड, अभी पीछे पढ़ा था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सारे आगे आएंगे, एक्सेट्रा, इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। ये यूज़फुल रहते हैं पॉलिसीज़ बनाने में, किस चीज़ की पॉलिसीज़, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे ये वाला हो गया हमारा फिनिश, ठीक। एक ही वीडियो में आज पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपका।